बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर के आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप बुक्स को अपने हाथ में ले लीजिए और साथ साथ स्टेटमेंट्स को देखते जाइएगा कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं 4.1 क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। A person holds a bag of groceries while standing still talking to a friend. A car is stationary with its engine running. From the standpoint of work, how are these two situations similar? आपसे कहा जाता है एक आदमी है, वो हाथ में ग्रोसरीज बैग खड़े किसी दूसरे आदमी के साथ बातचीत कर रहा है और खड़ा हुआ है। दूसरा सिनेरियो बताते हैं कि एक कार है जिसका इंजन जो है वो रनिंग कंडीशन में है, बट कार जो है वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही। तो आप स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क के लिहाज से बताएं कि किस तरह से ये दोनों सिचुएशन सिमिलर हैं। आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी। आप डॉट को ख़त्म करते हैं तो कॉस थीटा लग जाता है, एफ डी कॉस थीटा बन जाएगा। अब एक आदमी खड़ा हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। इट मीन्स डी को हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। अगर आप डी को ज़ीरो पुट करें, आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। वर्क डन ज़ीरो आ गया। अब एक कार है जो कि स्टेशनरी स्टेट में है, उसका इंजन तो चल रहा है बट वो मूव नहीं कर रही। इट मीन्स कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। अगर आप इधर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो पुट करो तो आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इट मीन्स कि अगर डिस्प्लेसमेंट दोनों में ज़ीरो है तो दोनों की सिचुएशन जो है वो सिमिलर है। अगर कार डिस्प्लेस नहीं हो रही और आदमी भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वर्क डन नहीं हो रहा। तो दोनों सिचुएशंस में वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क बोथ कंडीशंस आर सिमिलर। ये क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप ज़ीरो पुट करते हैं तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिचुएशन सिमिलर हैं। कब, जब दोनों में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम ज़ीरो पुट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4.2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Calculate the work done in kilojoules in lifting a mass of 10 kg at a steady velocity through a vertical height of 10 मीटर। अब वो आपसे कहते हैं कि आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है एक बॉडी ली जिसका मैस जो है वो 10 किलोग्राम है। आपने उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेके जाना है। हाइट कितनी ली, 10 मीटर तक, और आपने वर्क डन को कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप फोर्स भी अपर डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी अपर डायरेक्शन में है। इट मीन्स अगर आप ये फोर्स ले लें और ये डिस्प्लेसमेंट ले लें, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है, थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आपको पता है कॉस ज़ीरो क्या होता है, 1। अब आपने क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। बट अगर हम अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी चीज़ को उठा के ऊपर लेके जा रहे हों तो उस पर लगने वाली फोर्स उसके वेट के इक्वल होती है। उस पर लगने वाली फोर्स एफ जो होती है उसके वेट डब्ल्यू के इक्वल होती है, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, एम जी। तो इस सूरत में आप f की जगह पे क्या पुट करेंगे, mg पुट करेंगे। अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स उसके वेट के इक्वल होती है। तो f को हम w के इक्वल लिखेंगे और w किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो आपने f की जगह पे क्या लिख दिया, mg, और d को आप हाइट से रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, cos थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो आप इसमें m की वैल्यू, g की वैल्यू, h की वैल्यू पुट करें। वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे इन किलो जूल्स। m की वैल्यू कितनी पुट की हमने, 10। g की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और साथ में आपने हाइट की जगह पे क्या पुट कर दिया, 10। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 980 जूल आ रहा है। बट आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने किलो जूल्स में फाइंड करना है। तो आप एक काम करेंगे, 980 को किलो के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और किलो के साथ डिवाइड भी कर देंगे। आपको पता है कि 1 किलो की वैल्यू क्या होती है,
1000। तो अगर आप इस क्वांटिटी को 1000 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास, डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो डिवाइड वाला होगा उससे आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0.980, और जो ऊपर वाला के है वो एज इट इज़ आ जाएगा। सिंपली आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब आपने इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 0.980 किलो जूल आ जाएगा। जब आप 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो साथ में आपने किलो का एक्सप्रेशन इधर भी लगा देना है। आपके पास वर्क डन अब आ गया किस फॉर्म में, किलो जूल की फॉर्म में। आपसे क्या कहा गया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, उसको आपने 10 मीटर तक उठा के लेके जाना है। उस पे आपने जितना वर्क डन किया है उसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करना है बट इन दी फॉर्म ऑफ किलो जूल। आपने उसको यूनिट जो है वो किलो जूल में लेना है। जूल तो एज इट इज़ आ गया, आपको पता है वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। आपके पास किलो नहीं था तो उसके लिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो आपके पास 0.980 किलो जूल आ जाता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4.4 की तरफ बढ़ते हैं। In which case is more work done when a 50 kg bag of books is lifted through 50 cm or when a 50 kg crate is pushed through a 2 meter across the floor with a force of 50 Newton। अब आपसे कहा जाता है कि एक बैग है बुक्स का जिसका वेट, जिसका जो मैस है 50 kg है, मैस 50 kg है। आपने उसको उठाना है 50 सेंटीमीटर की हाइट तक और उस सूरत में उस वर्क डन कैलकुलेट करें। उसके बाद उतने ही मैस का एक क्रेट दे दिया गया आपको, क्रेट पे आपने लगानी है फोर्स, कितने न्यूटन की, 50 न्यूटन की फोर्स लगानी है और उसको डिस्प्लेस करना है 2 मीटर तक। अब वो कहते हैं कि इस सूरत में भी वर्क डन कैलकुलेट करें और इस सिचुएशन में भी आप वर्क डन कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके बताएं कि वर्क डन किस सिचुएशन में ज़्यादा आ रहा है। दोनों का मैथ सिमिलर है तो आपने ये नहीं समझना कि वर्क डन सेम होगा, वर्क डन सेम नहीं होगा। अभी हम ये देख लेते हैं। आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, W = FD cos थीटा, FD cos थीटा। तो अगर आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की चीज़ को ऊपर लेके जा रहे हैं तो फोर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं mg से और d की जगह पे h पुट कर देते हैं। और अब फिर हम चीज़ को ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं, फोर्स भी ऊपर डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर डायरेक्शन में है। इट मीन्स cos 0 पुट करेंगे जो कि 1 होगा। तो सिंप्लीफाइड रिलेशन मैंने लिख दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया W = mgh। आप m की वैल्यू पुट करें, कितनी दी है 50 kg। आपको हाइट सेंटीमीटर में दी गई है बट SI यूनिट जो होता है डिस्टेंस का या हाइट का वो क्या होता है मीटर। तो आप 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दें। आप 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 मीटर। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो तब आपने साथ में सेंटीमीटर नहीं लगाना, तब आपने मीटर लगाना है। आप 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 मीटर आ जाएगा। आपने 0.5 पुट किया और g की वैल्यू क्या होती है 9.8। g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करें, आपने वर्क डन को कैलकुलेट किया, कितना आ गया 245 जूल्स। अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोला जाता है, आपके पास कोई भी क्रेट है, आप उस पर फोर्स लगाएंगे 50 न्यूटन की, उसने डिस्प्लेस होना है 2 मीटर तक। तो उस सूरत में कितना वर्क होता है आप वर्क को कैलकुलेट करें। आपको पता है वर्क क्या होता है FD cos थीटा। F की वैल्यू उन्होंने बता दी है आपको 50 न्यूटन है, D बता दिया कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करना है 2 मीटर, और आपको पता है कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपके पास एंगल क्या बनेगा 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आप F की जगह पे 50 पुट कर रहे हैं, D की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, 2 मीटर डिस्टेंस, एंड cos थीटा की जगह पे आप 1 पुट करेंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास 100 जूल आ जाता है। आपसे क्वेश्चन ये किया गया था कि किस सिचुएशन में वर्क ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर 245 जूल्स आया, इसका आंसर 100 जूल्स आया। बच्चों एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी आपने वर्क को कैलकुलेट करना है तो उसके साथ उसका यूनिट जो है आपने ज़रूर मेंशन करना है, अदरवाइज़ इसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यूनिट साथ में मेंशन करना होता है। तो 245 जूल ज़्यादा है या 100 जूल ज़्यादा है, 245 जूल ज़्यादा है। तो आपने रिजल्ट लिखना है कि इन फर्स्ट केस मोर वर्क इज़ डन, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है किस सिचुएशन में वर्क ज़्यादा है। अगर आप इधर तक करके छोड़ देंगे
तो आप रिज़ल्ट नहीं अगर लिखते तो इट मीन्स कि आपने अपने नंबर कटवा लिए, कि आपने रिज़ल्ट को लाजमी मेंशन करना है कि किस सूरत में वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो फर्स्ट सिचुएशन में वर्क जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4.5 An object has 1 joule of potential energy. Explain what does it mean. वो कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल। तो इसका क्या मतलब है, हम क्या कह सकते हैं कि उस 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी से वो कौन कौन से काम कर सकता है। एक ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई। फोर्स कितनी लगाई? 1 न्यूटन की। उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 1 मीटर का। वो इस हाइट तक पहुंच गया। अब आपने उस पर वर्क किया, 1 न्यूटन फोर्स लगाई, 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उस पर वर्क हुआ और वही वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसी सर्टेन हाइट पे इसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1 जूल। अब आपसे पूछा जाता है कि इस 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। आपको पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो तो उसके पास वर्क करने की सलाहियत होती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल एनर्जी है, इट मीन्स कि वो क्या कर सकता है? 1 जूल वर्क कर सकता है। इट हैज़ एबिलिटी टू डू 1 जूल वर्क। आपने पहले इस पर वर्क किया, वर्क करके इसको ऊपर ले गया, अब इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे इसकी एनर्जी क्या होगी? 1 जूल। अब उस 1 जूल को वो यूटिलाइज कर सकता है और 1 जूल वर्क कर सकता है। 1 जूल एनर्जी से 1 जूल वर्क किया जा सकता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पे, इस हाइट पे उसके पास अगर 1 जूल एनर्जी है तो वो इस अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी चेंज कर सकता है, साउंड एनर्जी में भी चेंज कर सकता है, हीट एनर्जी में भी चेंज कर सकता है और इससे वर्क भी कर सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4.7 क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? When a rocket re-enters the atmosphere, its nose cone becomes very hot. Where does this heat energy comes from? वो कहते हैं कि जब एक रॉकेट है वो एंटर होता है, ज़मीन अर्थ की एटमॉस्फेयर में री एंटर होता है, तो उसकी जो नोज़ कोन होती है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आपके पास कोई भी रॉकेट है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा है। आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहले इसके पास हाइट पे एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। हाइट कम होती जा रही है इसकी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जा रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं कि जब ये ज़मीन में अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर होता है तो उसकी जो नोज़ कोन है वो गर्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, अर्थ की ड्रैग, एयर की ड्रैग फोर्स होती है, फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से रॉकेट पे फ्रिक्शन लगती है, उसको नीचे मूव करने में फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। तो उस फ्रिक्शन पे काबू पाने के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करती है? वर्क करती है। किसके अगेंस्ट वर्क करती है? फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है और अपनी एनर्जी को लॉस कर देती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज होती जाती है। आपको पता है कि जब भी दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं तो वहाँ पे हीट एनर्जी पैदा होती है। इसी तरह जब रॉकेट ऊपर से मूव करके नीचे आ रहा होता है तो रॉकेट की जो बॉडी होती है वो क्या करती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ कोलाइड करती है और क्या करती है? अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करती है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स और नीचे की तरफ मूव करती है।
उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती जाती है, जिसकी वजह से उसकी नोज़ कोन जो होती है वो गर्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसको देख लेते हैं। व्हेन रॉकेट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि हम फ्रिक्शनल फोर्सेस पर काबू पाना चाह रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दस इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, ये इसकी रीज़न है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4.9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जाता है? अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। वो कहते हैं कि एक लड़की है जिसने हाथ में कप पकड़ा हुआ है और कप जो है वो अगर वो छोड़ दे तो वो टूट जाता है। तो अब वो कहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व हुई हैं। पहले आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ किसी पोजीशन पे होती है, किसी सर्टन हाइट पे होती है फोर्स फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। हम कह सकते हैं कि जब कप जो है लड़की के हाथ में होता है तो उसके पास एनर्जी कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस जगह पे अगर किसी ने कप पकड़ा हुआ है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो कप को छोड़ेगी, कप नीचे मूव करेगा, तो इट मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। आपको पता है कि जब कप टूटेगा तो क्या होगा? छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, उसके पीस बन जाएंगे और साथ में साउंड भी पैदा होगी। अब देखते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी किस किस एनर्जी में चेंज हो रही है। उसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में भी चेंज हो जाती है। जब भी कोई चीज़ टूटती है तो उसकी आवाज़ आती है, इट मीन्स उसकी एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि साउंड जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। और आपको पता है कि जब भी दो चीज़ें कोलाइड करती हैं तो क्या कौन सी एनर्जी पैदा होती है? हीट एनर्जी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है कि जब कप नीचे गिरेगा तो वो पीसेस में टूटेगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो मटेरियल क्या हो जाएगा? हमारा डीफॉर्म हो जाएगा। इट मीन्स कि कप को टूटने में भी जो एनर्जी लगी है वो भी कहाँ से आई है? काइनेटिक एनर्जी से। किसी सर्टन हाइट पे कप के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, और वही काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में और डिफॉर्मेशन ऑफ कप में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है।